नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया। बिस्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून नगर निगम के 27वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे, जहां विधायक उमेश शर्मा काऊ, विनोद चमोली और खजान दास भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने मेयर थपलियाल, नगर आयुक्त और पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि निगम अपनी स्थापना से अब 28वें साल में प्रवेश कर अहम विकास कार्यों और कई जन सुविधाओं के निर्माण में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर चुका है। उन्होंने कहा कि देहरादून क्लीन और ग्रीन सिटी के रूप में विकसित हो, आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिले, इसके लिए निगम और सरकार दोनों ही प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड शुरू होने के बाद शहर में आने जाने वालों की संख्या और बढ़ेगी। एयरपोर्ट, ट्रेन और बस सेवाओं के विस्तार से देहरादून एक प्रमुख शहर केंद्र के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बढ़ती आबादी और बसावट से नई चुनौतियां भी सामने आती हैं, जिनका समाधान कर शहरों को आदर्श महानगर बनाने का दायित्व नगर निगम मजबूती से निभा रहा है। मैं स्थापना दिवस नगर निगम के इस अवसर पर देहरादून के सभी नगर निगम वासियों को, देहरादून शहर वासियों को, सभी देहरादून के महानगर के हमारे मेयर सौरभ थपलियाल जी को, नगर आयुक्त समेत पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अपनी स्थापना से लेकर अब तक 28वें साल में नगर निगम प्रवेश कर गया है। अनेक उपलब्धियां, अनेक विकास के काम नगर निगम ने किए हैं। अनेक सुविधाओं को बनाने का काम नगर निगम के स्तर पर हुआ है। आगे नगर निगम जहां आज अपनी स्थापना का उत्सव मना रहा है, उत्सव के साथ साथ आने वाले समय में चुनौतियां, हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा हरित देहरादून मिले, नीट देहरादून मिले, क्लीन देहरादून मिले, ग्रीन देहरादून मिले, उसके लिए हमको काम करना होगा। क्योंकि बहुत जल्दी ही देहरादून में दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड प्रारंभ होने वाला है। उसके बाद इस शहर पर आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ने वाली है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि महिला और बाल विकास विभाग की सभी कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में सरकार लगातार संवेदनशील और प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया गया है, जिसमें हाल ही में प्रतिमाह 1500 रुपए की वृद्धि भी शामिल है। मंत्री ने बताया कि भविष्य में भी मानदेय बढ़ोतरी को लेकर सरकार का रुख सकारात्मक है और किसी भी समय इसका लाभ संबंधित कर्मियों को मिल सकता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण सामग्री नियमित रूप से उपलब्ध कराने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है, ताकि कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और 0 से 6 साल तक के बच्चों को आवश्यक पोषण मिलने में कोई भी कमी न रहे। करके सदैव से विभाग के सभी कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने वाली वो सशक्त महिलाएं हैं। सरकार की उनके प्रति हमेशा दृष्टि संवेदनशीलता के साथ में रही है और मैं कह सकती हूँ कि धामी जी के नेतृत्व में ये संभव हुआ है कि उनका मानदेय एक सम्मानजनक मानदेय के स्तर पर पहुंचा। 1500 रुपए प्रति माह उनके मानदेय में बढ़ोतरी करने का काम धामी जी की सरकार ने किया। उनकी मांगों में आने वाले समय के दृष्टिगत ये रही है कि मानदेय में और बढ़ोतरी हो। मैं समझती हूँ कि धामी जी की सरकार हो, स्वयं मैं सरकार का अंग होते हुए मैं उन्हें विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आज भी हमारा रुख जो है बहुत सकारात्मक है और ये अच्छी खबर उनको कभी भी किसी भी समय मैं समझती हूँ कि परिणाम के रूप में भी मिल सकती है। इसके हम लोग गंभीर प्रयास में भी हैं। करके सदैव से विभाग के सभी कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने वाली वो सशक्त महिलाएं हैं। सरकार की उनके प्रति हमेशा दृष्टि संवेदनशीलता के साथ में रही है और मैं कह सकती हूँ कि धामी जी के नेतृत्व में ये संभव हुआ है कि उनका मानदेय एक सम्मानजनक मानदेय के स्तर पर पहुंचा। 1500 रुपए प्रति माह उनके मानदेय में बढ़ोतरी करने का काम धामी जी की सरकार ने किया। उनकी मांगों में आने वाले समय के दृष्टिगत ये रही है कि मानदेय में और बढ़ोतरी हो। मैं समझती हूँ कि धामी जी की सरकार हो, स्वयं मैं सरकार का अंग होते हुए मैं उन्हें विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आज भी हमारा रुख जो है बहुत सकारात्मक है और ये अच्छी खबर उनको कभी भी किसी भी समय मैं समझती हूँ कि
परिणाम के रूप में भी मिल सकती है। इसके हम लोग गंभीर प्रयास में भी हैं करके बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने कहा कि पार्टी पूरे प्रदेश में प्रवासी भारतीयों और पर्वतीय क्षेत्रों से बाहर रह रहे लोगों के वोट जोड़ो अभियान को गंभीरता से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग सालों बाद अपने गांव लौटते हैं या सेवानिवृत्ति के बाद स्थायी रूप से बसते हैं, उन्हें अपने गांव में मतदान सूची में नाम दर्ज करवाना चाहिए, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के चलते लगातार सीटों में कमी और जनसंख्या आधारित बजट में गिरावट देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि अगर प्रवासी भाई अपने गांव में वोट बनवाएं और अपनी जनगणना वहीं करवाएं तो इससे न केवल पर्वतीय क्षेत्रों की लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि केंद्र बजट में भी इन क्षेत्रों का हिस्सा मजबूत होगा। जोशी ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि वो नए मतदाताओं, 18 वर्ष की आयु पूरे कर रहे युवाओं और छोटी हुए नामों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाए। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी ने भी कल कहा है और हम सब का भी आग्रह है, जो लोग हमारे प्रवासी भारतीय हैं वो अपना वोट अपने गांव में बनाएं और अपने गांव में आएं और उससे पर्वतीय क्षेत्र की जो भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जो सीटें कम हो रही हैं उनमें भी असर पड़ेगा और जनसंख्या आधारित बजट होता है और जो भारत सरकार द्वारा मिलता है उसमें भी बढ़ोतरी होगी और सारे लोगों को हम बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं से भी, जो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम निवेदन कर रहे हैं कि मैक्सिमम वोट जोड़े जाएं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके वोट जोड़े जाएं, मतलब बाहर से जो हमारे प्रवासी लोग हैं जो रिटायर होके गांव में आ रहे हैं उनका भी ध्यान रखा जाए और जिन लोगों के नाम छूट गए हैं उनको भी जोड़ा जाए। जो 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं उनको भी जोड़ा जाए। इस हिसाब में पार्टी द्वारा काम किया जा रहा है। विशेषकर जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के प्रवासी भाई हैं, अगर वो गांव में आकर अपना वोट बनाएं, अपनी जनगणना गांव में कराएं तो निश्चित रूप से उसका फायदा आने वाले समय में इस प्रदेश को मिलेगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत ने एचएनएन से खास बातचीत में मानव वन्यजीव संघर्ष पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पुराने वन अधिनियमों ने पहाड़ के लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं और उत्तराखंड की परिस्थितियों को देखते हुए इनकी तुरंत समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गुलदार, भालू, हाथी जैसे वन्यजीव लगातार हमले कर रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं और खेत बंजर पड़ रहे हैं। इसीलिए सरकार को खेती को दोबारा आबाद करने की योजना पर गंभीर होना चाहिए। वर्षवार भर्ती मांग पर उन्होंने कहा कि वर्षवार व्यवस्था पारदर्शी होती है और युवाओं के हित में है। वहीं हरक सिंह रावत की बयानबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी राजनीतिक समझ और व्यवहार आज भी लोगों के लिए प्रश्न बना हुआ है। दिलीप सिंह रावत जी हमसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद। सर, मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर के लगातार घटनाएं सामने आई, हालांकि अब जो है एक्शन भी देखने को मिल रहा है, टीमें तैनात की गई हैं। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आप भी लगातार इसको लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं? देखिए, मैं तो विगत 5-7 साल से इस बात को उठा रहा हूँ कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में वन अधिनियमों की सारे, चाहे वाइल्ड लाइफ से संबंध हो, किससे भी उसकी समीक्षा नए सिरे से करनी चाहिए, क्योंकि शेष भारत से हमारी परिस्थितियाँ अलग हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि बहुत सारे, जैसे गुलदारों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब वो शेड्यूल वन का प्राणी है, तो इसलिए हमने कहा कि इसको शेड्यूल वन के प्राणी से उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हटा देना चाहिए, ताकि जो है कभी वारदात करे तो तुरंत उसको मारने का, उसको नियंत्रण करने का जो है अधिकार जो है स्थानीय स्तर पर मिल सके। तो हमने बहुत सारी बातें, मुआवजा बढ़ाना चाहिए और एक सबसे बड़ी बात है कि वनों पे जो है जनता का जो है अधिकार पहले था वो अधिकार ख़त्म कर दिए हैं, इसलिए जनता का मोह खत्म हो गया वन अधिनियम वनों से। तो इसलिए हम सब ने कहा कि सारे वन अधिनियमों के दोबारा से समीक्षा की जानी चाहिए और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में नए सिरे से उसको लागू किया जाना चाहिए। इन घटनाओं से नाराज होने के बाद आपने कहा कि मुझे विधायकी भी छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा। आखिरकार इतनी क्या खास वजह पड़ी है कि जो है, क्या सरकार नहीं सुन रही है उन बातों को जो आप कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार, वर्तमान सरकार पुरानी सरकार से मतलब नहीं है। असल में ये क्रमबद्ध तरीके से बार बार ऐसे अधिनियमों में संशोधन हुए हैं जो धीरे धीरे जिन्होंने जो है पहाड़ के लोगों का गला घोंट दिया है।
तो हमने कहा कि ऐसा नहीं, पुरानी पूर्ववर्ती सरकारों के टाइम पे ये सारे अधिनियम बने हैं, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। लेकिन मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता हूँ किसकी सरकार थी, कहाँ सरकार थी। जब भी अधिनियम बने हमारे उत्तराखंड के लोगों को विश्वास में लेकर नहीं बने, उनको नज़र में रख के नहीं बने। इसलिए जो है आज की तारीख में जो पहाड़ के लोग, पर्वतीय क्षेत्र के लोग ये समझ रहे हैं कि वन हमारा नहीं है। ये भाव भी खत्म होना चाहिए और दोबारा नई सिरे से इसके समीक्षा की जानी चाहिए। और जहाँ तक वन्य प्राणी की बात है, हमारे यहाँ देखो टाइगर का अलग खतरा है, लेपर्ड का अलग खतरा है, हाथी का अलग खतरा है, भालू निरंतर लोगों पे आक्रमण कर रहा है। तो इसलिए सारी चीज़ों को देखना चाहिए कि पलायन हो गया है लोगों का, और पलायन के कारण जो है जानवर भी बढ़ रहे हैं। तो किस तरह से लोगों खेती से जुड़ सकें, कैसे खेती से कैसे, अब खेती जुड़ जाएंगे, जब खेती आबाद हो जाएंगे तो लोग अपने खेतों में रहेंगे। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि कैसे लोगों को जंगल से जोड़ें और जंगल की सुरक्षा के साथ साथ लोगों के अधिकारों, लोगों को जो परेशानी ना हो इसका भी ध्यान रखा जाए। तो ये काम सरकार को बड़े गंभीरता के साथ करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोर्ट का भी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप है। मैं देखता रहता हूँ कि न्यायालय हर समय किसी न किसी की रिट पे जो है कोई ना कोई ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो जनहित में नहीं होते। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, एक बार सारी समीक्षा हो जाए तो हम सब लोग जो हैं तब इस पर निजात पा पाएंगे। आप मानते हैं कि जिस तरह से पलायन की बात हो रही है, लगातार पलायन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मानव वन्यजीव संघर्ष भी इसमें एक मुख्य कारण है और सरकार कदम नहीं उठा पा रही है, शायद इसीलिए रिवर्स पलायन उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है जितनी तेजी से सरकार चाहती है। निश्चित रूप से पलायन का एक कारण वन्यजीव भी हो गए हैं, ये भी एक कारण है। लेकिन सरकार को ये करना चाहिए कि खेती जितनी है या तो सरकार अपने अधिग्रहण कर ले, या तो खेती अपने अधिग्रहण कर ले, या जिनके बंजर खेत पड़े हैं उनको निर्देशित करें कि अगर आप नहीं आबाद करोगे तो आपका अधिग्रहण कर दिया जाएगा। तो जब जितनी ज़्यादा खेती होगी उतना वहाँ मॉनिटरिंग होगी, खेतों में लोगों का आवागमन होगा, तो इसलिए जानवर भी जो है दूर रहेंगे और जंगल में रहेंगे। नहीं तो लोग घर तक घुस गए हैं, अंदर तक घुस जा रहे हैं, आंगन में 24 घंटा गुलदार घूम रहा है। तो ऐसी स्थिति को देखने के लिए एक समीक्षा की जानी चाहिए बहुत गंभीरता के साथ, और सभी लोगों को मिलकर ये काम करना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अब ऐसे इलाकों को जो है संरक्षित करना चाहती है, खासतौर पर जैसे गुंजी को किया गया था, जो ऐसे वाइब्रेंट विलेज हैं, 40 वाइब्रेंट विलेजों को जो है आबाद करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि इन जो वाइब्रेंट विलेज है इनमें पूरी तरह से विकास किया जाएगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर। निश्चित रूप से ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए, और हम कहते हैं कि सब पे एक साथ लागू ना भी हो तो क्रमबद्ध तरीके से 2-2, 3-3 जिले लेके कम से कम 5 या 6 या 10 साल का एक प्रोजेक्ट बना के कि 2-2, 3-3 साल जो है एक जिले पे काम किया जाए। तो पहले जब वो दुरुस्त हो जाए फिर दूसरे जिलों पे काम किया जाए, तो ऐसे तरीके से जो है उत्तराखंड का भी भला होगा और ग्रामीण क्षेत्र भी समृद्ध बनेंगे। उत्तराखंड में नर्सिंग से जुड़े जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो चाहे वकील धरने पर बैठे हैं, चाहे छात्र बैठे हैं, चाहे फिर अन्य लोग बैठे हैं, लगातार धरने जो है प्रदर्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं सरकार में। आप वजह क्या मानते हैं इसके पीछे की? देखिए अपनी बात कहना लोकतांत्रिक अधिकार है, और मैं समझता हूँ कि आप कभी भी ख़त्म भी नहीं होते हैं धरने। आज से नहीं हो रहे हैं, पुराने ज़माने से हो रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि जब भी कोई धरना होता है तो सरकार को साथ बैठ के बात करनी चाहिए। धरना तो अंतिम हथियार है, बैठ के पहले बात करनी चाहिए, और अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि ये स्थिति ना आए कि लोग धरना तक पहुंच पाएँ। तो इसलिए सरकार को भी और शासन को भी, प्रशासन को भी, दोनों को इस पर ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत जी को, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन अर्जुन भिष्ट के साथ में योगेश आर्य, HN 24/7 देहरादून। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। कालाडूंगी में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के सिख समुदाय को लेकर दिए गए विवादित बयान के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर हरक सिंह रावत का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनके बयान में न केवल सिख समुदाय की भावनाओं को आहत किया है, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी नुकसान पहुंचाया है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत ने बताया कि हरक सिंह रावत ने जो टिप्पणी की है वो बेहद शर्मनाक है। हम सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि इस मामले में सख्त कदम उठाए जाएं और सिख समुदाय से सार्वजनिक माफी मांगी जाए।
के नेता हरीश सिंह रावत का यहाँ पुतला दहन किया गया है। कांग्रेस के नेता हरीश सिंह रावत जी द्वारा एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने सिख समाज का अपमान किया। उनके इस बयान की हम सब निंदा करते हैं, इसलिए आज यहाँ पुतला दहन किया गया। कांग्रेस का यह चाल चरित्र रहा है कि सिख समाज का बार बार अपमान करती है और उसके साथ ही साथ 1984 में सिख समाज के ऊपर जो कांग्रेस के द्वारा दंगे किए गए थे उनको कांग्रेसी नेता भूले नहीं है और कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसी टीस रहती है कि सिख समाज का अपमान करो। तो उसी क्रम में हरीश सिंह रावत जी द्वारा यह बयान दिया गया है। हम इस बयान की निंदा करते हैं और उनसे इस बात के माफी मांगने को उनसे कहते हैं कि पूरे सिख समाज से माफी मांगे। और वही दूसरी तरफ हमारी सरकार सिख समाज का लगातार मान सम्मान बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो हमारे 4 साहिबजादे उनके बलिदान को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और वही दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं द्वारा तमाम नेताओं द्वारा सिख समाज का बार बार अपमान किया जाता है जो घोर निंदनीय है और इस समाज में कहीं इस तरह के अपमान की कहीं कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस की रीति नीति यही रही है कि देश को बांटा जाए, समाज को बांटा जाए। आज उनकी कथनी करनी सामने आ चुकी है। इनके बयानों से पता चल चुका है कि ये अब समाज को और देश को धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में बनभूलपुरा रेलवे भूमि अधिग्रहण मामले में 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आ सकता है। उससे पहले नैनीताल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। सुरक्षा के दृष्टिगत क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। मंगलवार को जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग की। इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों ने बनभूलपुरा क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कल फैसले के दृष्टिगत किसी तरह का कोई भी व्यक्तिगत अफवाह या सोशल मीडिया में भ्रमित जानकारी न फैलाएं। प्रशासन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा सभी को मान्य करना पड़ेगा। इस मौके पर एसपी सिटी मनोज कत्याल ने पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को जो भी हाथ में लेता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिन भी पुलिस अधिकारियों को सरकारी हथियार अलॉट किए गए हैं वो अपनी ड्यूटी के दौरान अपने पास रखें। उन्होंने कहा कि बनभूलपुरा क्षेत्र की निगरानी पुलिस 24 घंटे कर रही है। इसके अलावा जो भी सामाजिक तत्व हैं उनको हिरासत में लिया गया है। वहीं अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ही दृष्टिगत प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। दिनांक 10/12/2025 को 10 दिसंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मैटर का अंतिम सुनवाई और जजमेंट के लिए पोस्टेड है। कल एक महत्वपूर्ण अंतिम सुनवाई है। इसको लेके बहुत मतलब स्वाभाविक है कि इतना बड़ा मैटर है तो संवेदनशीलता के दृष्टिगत एहतियातन के रूप पे हमने पुलिस, पीएसी, फायर और ट्रैफिक सीपीयू का बल को तैनात किया है। साथ में हम ये बता दें कि वहाँ पर माननीय डीएम महोदय द्वारा कि भारी संख्या में सेक्टर और जोन के आधार पर जो है मजिस्ट्रेट्स को भी तैनात किया गया है। मैं आपको बता दूं ये एक संपूर्ण समग्र समन्वय का कार्रवाई है, जॉइंट कार्रवाई है ये। इसमें पुलिस, आरपीएफ, रेलवे की सीनियर अधिकारीगण, जीआरपी, जिला प्रशासन, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, हेल्थ, फॉरेस्ट, बिजली विभाग सभी के टीमें इस प्रबंधन में लगे हुए हैं। कोई भी नहीं बदल सकता है तो हमारी क्या औकात है, मानेंगे जरूर करके। रोटी, कपड़ा और मकान बस। ये कोर्ट का फैसला है, तारीख का टाइम है। अब ये छोटे छोटे बच्चे हमारे पे यहाँ पे ढोलक बस्ती में छोटे छोटे बच्चे हैं। ठंड का टाइम इतने साल हो गया है। अब छोटा थोड़ा इतना छोटा परिवार है, देखो तो कितना परिवार है, बहुत ज्यादा परिवार है, ज्यादा परेशान में है। आप फैसला देखो, जो वहाँ का फैसला होगा हम मानेंगे। हम तो हमारा फैसला यही है कि हमें कहीं बिठाया जाए। हमारे बच्चे छोटे छोटे ठंड पे मर जाएंगे। हमें उम्मीद है कि जो फैसला हो रहा हमारे हक के लिए होगा, बेहक के लिए नहीं होगा। हम भी दुआ मांगेंगे उनके लिए जो हमारे हक के लिए फैसला करे। हम कल से 2-3 दिन से खाना नहीं खाया सर। हमारे भी बच्चे परेशान हो रहे हैं सर। जब कहीं हमें बिठा दो, यहाँ से उजाड़ दो और कहीं पर भी बिठा दो। हमारा उम्मीद है कि हमारे फैसले में कोई टाल नहीं करेंगे। जहाँ सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो रहा तो हमारे लिए होगा सर। बढ़िया इंसाफ से फैसला करे सर, उसके लिए हम भी दुआएं। गदरपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में मुख्य विकास अधिकारी ने आकांक्षी ब्लॉक गदरपुर के अध्यक्ष सभी विभागों की समीक्षा बैठक की है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी देवेश शासनी ने कहा कि सभी अधिकारियों की समीक्षा बैठक की गई है और एक कॉमन सर्विस सेंटर का शुभारंभ और आधार कार्ड केंद्र का शुभारंभ खंड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर में किया गया है, जिससे लोगों को आधार कार्ड बनाने में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा।
सीडीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं उनसे जो भी रिलेटिव हैं, जो अधिकारी, उनसे मैं अभी बात करके और मैं पूरा इसका समाधान निकालूंगा। और बहुत ही जेन्युइन ये परेशानी थी हमारी और इसकी वजह से काम रुका हुआ पीडब्ल्यूडी का। और पीडब्ल्यूडी वाले कह रहे हैं कि हमसे अनुमति नहीं ली इन्होंने, जल निगम ने और जल संस्थान ने अनुमति नहीं ली, मतलब लाइन डालने से पहले जी। और जल निगम ये कह रहा है कि हमें पीडब्ल्यूडी पैसा दे तब हम लाइन हटाएंगे। तो आज उसी को लेके मैंने सीडीओ साहब से रिक्वेस्ट की। जब हमने यहाँ पे अपना कार्यभार संभाला तो हमने देखा लोगों को बहुत ही परेशानी होती है। वो यहाँ पर आते थे और उन्हें अपनी कोई भी काम करने के लिए, आधार कार्ड के लिए या और भी जो भी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, उनके लिए उन्हें पूरा दिन भटकना पड़ता था। पहले यहाँ से उन्हें फिर पहले CSC सेंटर जाना होता था, फिर वापस आते थे। उतने टाइम में उनका पूरा दिन खराब होता था। तो हमें लगा कि यह सब चीज़ें, यहाँ पर एक CSC सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी विचार को लेकर हमने यहाँ पर CSC सेंटर का शुरुआत। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग यहाँ पे आकांक्षी विकास खंड गदरपुर में आए हैं। यहाँ पे हमारे जो माननीय ब्लॉक प्रमुख मैडम हैं ज्योति ग्रोवर जी, सांसद प्रतिनिधि हमारे प्रीत ग्रोवर जी, BDO साहिबान, यहाँ पे इनके द्वारा एक बहुत अच्छी पहल ली गई है, जिसके द्वारा जो भी लोग यहाँ पे अपनी समस्याएं लेके आते हैं, उसमें देखा गया है कि स्कीम्स में आधार कार्ड अपडेशन के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ता है। तो इसके लिए सरकार भी बहुत कुछ कर रही है। और यहाँ आकांक्षी विकास खंड में जो ये नया देवभूमि जन सेवा केंद्र खोला गया है, उसके थ्रू भी हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स में एक आधार भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे सेवा प्रदान की जाएगी। और अन्य जितनी भी स्कीम्स हमारे द्वारा दी जा सकती हैं, जिसके लिए लोगों के लिए एक वन स्टॉप सेंटर टाइप रहेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट्स के जो ब्लॉक लेवल अधिकारी ब्लॉक में ही बैठते हैं, तो यहाँ पे आके वो उन चीज़ों को अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू जो स्कीम्स। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।